जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में देखते आ रहे हैं कि हमने वैदिक साहित्य पढ़ा, मगध साम्राज्य के जो 16 महाजनपद थे वो पढ़े, मगध साम्राज्य पे अधिकार में हर्यक वंश को देखा, हर्यक वंश के जितने शासक हुए उन शासकों का वर्णन किया। इससे पहले इन वीडियो में इन 3 बातें कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हर्यक वंश की गद्दी पर आगे का इतिहास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज, मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश के बाद किस वंश ने अधिकार किया था? दोस्तों, जो मगध की गद्दी थी उस मगध की गद्दी पे हर्यक वंश के बाद जो अधिकार किया था वो शिशुनाग वंश ने किया था। मैंने वहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक था। और इस नागदशक की हत्या इसका मंत्री करता है कौन? शिशुनाग। शिशुनाग कौन रहता है? नागदशक, यानी जो हर्यक वंश था उसका नागदशक का मंत्री था शिशुनाग, जो इसकी हत्या करके यहाँ पे क्या कर देता है, हर्यक वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता। कब? 412 बीसी में, 412 ईस्वी पूर्व के टाइम पे क्या कर देता है, यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की थी, अभी बताया मैंने किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या। अगला क्वेश्चन, शेष नाग वंश का या शिशुनाग वंश का, ये शेष नाग का शिशुनाग वंश का जो यहाँ पे शिशुनाग वंश का मगध की गद्दी पर अधिकार कब तक रहा? दोस्तों, मैंने इससे पहले बताया कि जो शिशुनाग वंश का मगध की गद्दी पर अधिकार किया था इसने 412 ईस्वी पूर्व में, तो जो इसका अधिकार रहा 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक के समय पे क्या किया, शिशुनाग ने अधिकार किया। और 412 में से कितना घटा दो, 344 को घटा दो, कितना आएगा, 8 6 68 लगभग। अगर पूछा जाए कितने वर्षों तक शिशुनाग वंश का अधिकार रहा मगध साम्राज्य पर, तो 68 वर्षों तक क्या रहा, मगध की गद्दी पर अधिकार रहा। किसका? शिशुनाग वंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों, हम इससे पहले बौद्ध धर्म को जब चर्चा की थी वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाई थी, लेकिन जो दूसरी क्या हुई थी, जो बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई थी? कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी। प्रथम किसके हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? महाकश्यप अध्यक्ष था, अजातशत्रु के, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के कार्यकाल में। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी इसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के कार्यकाल में हुई थी। और इसके आसरा किसने दिया था? तो कालाशोक ने। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, उसने क्या दिया था? आसरा दिया था। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? शबाकामी। ठीक है। तो कालाशोक के कार्यकाल में ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था? दोस्तों, जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहाँ से बनाया था? हमने इससे पहले देखा था कि जो प्राचीन मगध साम्राज्य था, जब जरासंध का राज था तो गिरिब्रज में राजधानी थी। उसके बाद बिंबिसार बनता है तो बिंबिसार अपनी राजधानी को राजगृह लेके आता है। राजगृह के बाद उदयन क्या करता है? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले आता है। ये पाटलिपुत्र में लेके आता है कौन? उदयन। राजगृह में बनाई थी अपनी राजधानी किसने? मगध की राजधानी को बिंबिसार ने। और वैशाली को शिशुनाग अपनी राजधानी बनाता है। किसको? वैशाली को बनाता है, जबकि गिरिब्रज इसकी प्राचीन राजधानी थी। ठीक है। तो यानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी को किसको बनाया था? तो गिरिब्रज को बनाया था। अगला क्वेश्चन, अवंती को जीतने वाला शासक कौन था? दोस्तों, अवंती को जो जीतने वाला शासक था, मैंने कहा था कि उज्जैन इसकी मध्य प्रदेश में था। उज्जैन में क्या था, जब मैंने महाजनपद पढ़ाए थे, उज्जैन में क्या था, इसकी राजधानी थी। और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था क्या था? अवंतिका था। और अवंती के अंतर्गत जो अवंती महाजनपद था, इस अवंती महाजनपद को किसने जीता था? तो शिशुनाग ने जीता था। किसने जीता था? शिशुनाग ने जीता था। और अगर पूछा जाए कि अवंती पर उस समय किसका राज था, तो प्रद्योत का राज था। किसका था? प्रद्योत का राज था। कहाँ पर? अवंती पर। ठीक है। एक बार महाजनपद को देख लो, पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपके दिमाग में सीरियल वाइज याद रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बनी है प्राचीन भारत का इतिहास, वहां पे जाकर देख लो। अगला क्वेश्चन, कालाशोक अपनी राजधानी को किस स्थान पर ले गया? देखो, जो कालाशोक था वो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया।
राजगृह को बिंबिसार ने बनाया, बिंबिसार से राजगृह से पाटलिपुत्र उज्जैन ले गया और पाटलिपुत्र से फिर से वैशाली में कौन लाया, शिशुनाग लाया और उसका बेटा कालाशोक था जो वैशाली से फिर अपनी राजधानी को कहाँ लेके आया, पाटलिपुत्र में लेके आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? मैंने कहा 68 वर्षों से राज किया था इसने, शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी नाग दशक की हत्या करके। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो देखने का फायदा हो, नहीं तो क्या फायदा। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नाग दशक, ये हर्यक वंश का था अंतिम नाग दशक, और इसका जो क्या था अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था और हर्यक वंश का नाग दशक था। ठीक है, अब नंद वंश का राज मगध साम्राज्य पर कब से कब तक रहा? दोस्तों जो नंद वंश का राज था, हर्यक आए, हर्यक के बाद शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद नंद वंश आया। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक शुरू में बताई थी, हसनामा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? हसनामा। अगर डीपली देखना है तो जाकर देख लो। तो जो नंद वंश का राज था वो 344 से 222 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे रहा। कितने से कितने तक? 344 से 322 ईस्वी तक रहा और 344 में 22 घटा दो, 22 वर्षों तक इसने राज किया। कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। 68 वर्षों तक शिशुनाग वंश ने और केवल 22 वर्ष तक नंद वंश ने राज किया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो नंद वंश की स्थापना थी वो महापद्मनंद ने की थी। किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। और महापद्मनंद ने क्या किया? जो शिशुनाग वंश था, मैंने बताया था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। महापद्मनंद क्या करता है कि नंदीवर्धन का महामंत्री रहता है महापद्मनंद, और ये क्या करता है अपने ही राजा को मार देता है, नंदीवर्धन को, क्योंकि इसके दादा नंदीवर्धन ने कौन था? शिशुनाग ने भी क्या की थी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक अपने ही राजा नागदशक को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। देखो लास्ट राष्ट्र राजाओं को उसका ही मंत्री मारता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो महापद्मनंद थे उसने क्या किया? नंदीवर्धन की हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना कर दी 344 में। अगला क्वेश्चन, महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। अगर पहला क्वेश्चन बनता है कि उग्रसेन किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उग्रसेन? तो विशाल सेना रखने के कारण, उसकी जो सेना थी इतनी विशाल थी, इसीलिए उसको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए किसको, तो महापद्मनंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महापद्मनंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो महापद्मनंद था उसको अन्य जो जाना जाता है परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं। कहा जाता है कि महापद्मनंद ने क्या किया? इस छोटे से कार्यकाल पे धरती से क्या किया? राजपूतों को मिटाने का कार्य शुरू कर दिया था। सर्वे छातक कहा जाता है किसको? महापद्मनंद को। इकराट कहा जाता है किसको? महापद्मनंद को। उपर्युक्त सभी क्या कहा जाता है? महापद्मनंद के नाम है। अगला क्वेश्चन, महापद्मनंद के समकालीन थे। कहा जाता है कि जो महापद्मनंद के प्रिय मित्र थे वो कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, और पाणिनि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी है, व्याकरण की पहली पुस्तक है कौन सी? अष्टाध्यायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। क्या था? कौन था? घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। अब याद रखो नाग दशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का। किसका था? हसनामा, हर्यक वंश का। नंदीवर्धन जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का था। और महापद्मनंद जो क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। किसका था? नंद वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक क्या था? नंद वंश का घनानंद था। कौन था? घनानंद अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था? दोस्तों जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो घनानंद के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? इसी घनानंद के समय हुआ था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसी को नंदराज क्या कहा जाता है? अगर बोला जाए नंदराज किसको कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। अग्रमिज, अगर पूछा जाए कि अग्रमिज के नाम से किसे जाना जाता है तो अग्रमिज के नाम से भी घनानंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। दोस्तों जो भारत की धरती पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। और अगर नाम पूछे किसने किया था तो डेरियस प्रथम ने किया था या डेरियस ने किया था। सिंपल डेरियस ने किया था। किसने किया था? डेरियस के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था।
डेरियस प्रथम किस साम्राज्य से संबंधित था? दोस्तों जो ये पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था, ये हाकामनी साम्राज्य से संबंधित था। किससे था? हाकामिनी से बोलो या हाकामनी बोलो, साम्राज्य से संबंधित था। और ये इसने क्या किया था कि जब मैंने महाजनपद पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि जो आधुनिक भारत की सीमा है वहाँ पे 2 महाजनपद थे। एक कंबोज था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, एक गांधार था, गांधारी, याद करो महाभारत का। उसने क्या किया था कि इस हाकामनी साम्राज्य के डेरियस प्रथम ने इन 2 महाजनपदों पर कब्जा कर दिया था। अगला क्वेश्चन, ईरानियों के पश्चात भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? जो ईरानियों के पश्चात भारत पर जो आक्रमण किया गया वो यूनानियों के द्वारा किया गया। को किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। और ईरानियों में डेरियस ने किया था और यूनानियों में किसने किया था? सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। अगला क्वेश्चन, ईरानियों व यूनानियों के मध्य युद्ध हुआ। दोस्तों पहली चीज़ जब मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये भारत की सीमा थी, यहाँ पे अब यहाँ से यूनानियों को आना था, लेकिन यहाँ पे ईरानियों का क्या था? अधिकार था। तो भारत में घुसेगा कहाँ से सिकंदर? जब ये इसको विजित करेगा। तो इसको जीतने के लिए ईरानियों और यूनानियों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कहलाता है उरुवेला का युद्ध। क्या कहलाता है? उरुवेला का युद्ध कहलाता है, या इसे गोगामाला का युद्ध भी कहा जाता है। या क्या कहता है? गोगामाला का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? ईरानियों और यूनानियों के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? तो 331 ईस्वी पूर्व, 331 बीसी में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर विजय हो गया था। जब विजय होगा तभी तो भारत में आएगा। तो सिकंदर। अगला क्वेश्चन, सिकंदर मुख्यतः कहाँ का शासक था? दोस्तों जो सिकंदर था वो मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया का क्या था? शासक था सिकंदर। अगला क्वेश्चन, सिकंदर भारत में कब आया था? तो दोस्तों जो भारत की धरती पे जो सिकंदर आया था वो 326 ईस्वी पूर्व आया था। कब आया था? 326 ईस्वी पूर्व आया था और 325 ईस्वी में चला गया था। 325 ईस्वी में चला गया था। और अगर इसके पिता का नाम पूछे तो फिलिप इसका पिता था। क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कितने समय रहा था? तो 19 महीने भारत में रहा था। 326 में मैंने कहा कि आया था और 325 बीसी में वापस चला गया था। 19 महीने इसने क्या किया? भारत में रहा। और अगर पूछे किस दर्रे के रास्ते आया था? तो खैबर दर्रे के रास्ते आया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का गुरु था। दोस्तों सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अरस्तु का गुरु कौन था? तो प्लेटो अरस्तु का गुरु था। प्लेटो का गुरु कौन था? तो सुकरात प्लेटो का गुरु था। और फिलिप मैंने अभी बताया कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ठीक है, याद रखना, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का प्लेटो, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं वो प्लेटो हैं, जो अरस्तु के गुरु थे। यानी सिकंदर के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी? रिपब्लिक लिखी। अगर अरस्तु की बात करो तो अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सिकंदर व पुरु के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों जो सिकंदर और पुरु के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। यहाँ पे यहाँ पे बितस्ता लिखा गया है, बितस्ता का युद्ध। इसी हाइडे स्पीच के युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध बोलो, बितस्ता का युद्ध बोलो, या झेलम नदी के तट पर हुआ था जिसके कारण इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। बितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध एक ही का नाम है। इस युद्ध में क्या हुआ था? सिकंदर और पुरु के मध्य युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 325 बीसी में हुआ था। ठीक है, 325 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का थल सेनापति था। दोस्तों जो सिकंदर का जो थल सेनापति था वो कौन था? तो सिकंदर का जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मौर्य वंश में, जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा। निर्याकस जो था इसका जल सेनापति। अगर पूछे कि इसका जल सेनापति कौन था तो निर्याकस था। फिलिप इसका पिता भी था और एक दूसरा फिलिप भी था इसके साथ, जो इसका प्रबंधक था, जो वापस जाते समय क्या करता है? भारत इसी फिलिप को देता है। एनासिक्रिट्स और ऑस्टियोबुलस इसके 2 इतिहासकार थे। ये 2 क्या थे? इसके इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन, भारत से लौटते समय यहाँ का जीता हुआ हिस्सा सिकंदर ने किसे दिया था? तो यहाँ से लौटते टाइम जो उसने यहाँ का जो हिस्सा था फिलिप को दे दिया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को उसने ये गांधार और कंबोज वाला हिस्सा था वो दे दिया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई थी तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। 326 में आया था। ठीक है, 325 में वापस लौट गया था और 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी।
अगला क्वेश्चन, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो इसके घोड़े का नाम बहुकेफला था, जिसके नाम पे इसने 2 नगर बसाए थे। एक तो बसाया था बहुकेफला नगर और एक बसाया था निकेया नगर, एक बसाया था निकेया नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर किया।